लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में, राइट? जी सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेक्शन 12, 13। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सेक्शन 13, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब ये कहता है कि टाइम टाइम मतलब ड्यू कब हुआ आपको, राइट? मतलब कि अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं तो किस टाइम पे ड्यू होगा, किस टाइम पे आप गवर्नमेंट को टैक्स पे करें। तो गुड्स के केस में था कि इनवॉइस डेट or movement of goods whichever is earlier and payment date whichever is earlier, right? Then again ये था सेक्शन 31, ये कहता था कि अगर मूवमेंट कर रहे हो गुड्स का तो मूवमेंट से जस्ट पहले ही टैक्स इनवॉइस रेज कर दोगे, और अगर मूवमेंट नहीं है तो डिलीवरी से जस्ट पहले आप इनवॉइस कर दो। देन इनवॉइस डेट और पेमेंट whichever is earlier। ठीक। नेक्स्ट क्या था आपका आरसीएम। ठीक है। गुड्स रिसिप्ट का डेट, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। नेक्स्ट क्या था आप लोगों का कि अगर ये चीजें अगर डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे तो जिस महीने में आप लोग रिटर्न फाइल करते हैं दैट विल बी द ड्यू डेट, टाइम ऑफ सप्लाई। अगर रिटर्न भी डिटरमाइन नहीं कर पाते तो जब आप टैक्स पे करते हैं दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई, राइट? उसके बाद कह रहे हैं पेनाल्टी और इंटरेस्ट के केस में क्या होगा, जब आपको पेनल्टी और इंटरेस्ट मिलेगा दैट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। सेम एज इट इज हमने पढ़ा था सेक्शन 13 में तीन चीज। पहले वही पढ़ा था एफसीएम, ठीक, आरसीएम एंड ड्यू डेट। तो इसमें ये था कि आपकी जो अमाउंट रिसीव्ड और टैक्स इनवॉइस की ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। तो इट मीन जो इनवॉइस इश्यू करने का जो डेट है विद इन 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विसेज, राइट? हम्म। या अगर आपने विद इन 30 डेज नहीं किया तो जब आपने काम कंप्लीट किया था वो डेट और पेमेंट रिसीव डेट विच एवर इज अर्लियर, राइट? यस। जो 30 डेज था वो बैंक के केस में 45 डेज हो जाता है, ये मैंने बताया था आप लोगों यस। को। ठीक है। एंड उसके इंश्योरेंस बाद ऑल्सो। आरसीएम में क्या था कि आपका 30 डेज को रिप्लेस करके क्या था 60 डेज हो गया था, राइट? हम्म। पेमेंट जो सामने वाली पार्टी को पेमेंट करते हैं वो वाली डेट या 60 डेज। ठीक है। यस। उसके बाद हमने पेमेंट का भी मतलब पढ़ा था। पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपने अपनी बुक्स में एंट्री की वो और बैंक में पैसा आया वो विच एवर इज अर्लियर, राइट? अर्लियर। फिर मैंने आप लोगों को सेक्शन 40 बताया था, 14। 14 क्या था, अब मैं आप लोगों को बढ़ाने जा रहा हूं। सेक्शन 14 क्या था, चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लोग यहाँ पे यस। बहुत प्लानिंग करते हैं। ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो तीन चीज होती है। एक होता है, पहला आपका है डेट ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ पेमेंट और एक्चुअल रिसीप्ट, हाँ जी। एक्चुअल गुड्स का रिसीव होना। ठीक है। हम्म। ये तीन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। अगर मैं सेक्शन 14 समझाना चाहूं तो इन हम्म। शॉर्ट, अगर ये बॉर्डर डेट है मतलब कल से अगर रेट चेंज होना है, हम्म। मान लेते हैं, अगर मुझे एक क्लिक में समझाना हो तो इनमें से कोई भी दो डेट अगर इधर है तो गुड मॉर्निंग ओल्ड सर। रेट लगेगा। अगर कोई भी दो डेट इधर है, कोई भी दो, एनी टू, तो न्यू रेट लगेगा। जी। सिंपल है। हाँ। मतलब कि डेट ऑफ इनवॉइस, पेमेंट और रिसीप्ट, अगर कोई भी दो माइलस्टोन इस तरफ है तो ओल्ड रेट लगेगा, कोई भी दो माइलस्टोन बॉर्डर के इस पार है तो ये रेट लगेगा। सिंपल। हम्म। ठीक है। क्योंकि मैं बता देता हूं, एक बार हमारे साथ क्लाइंट के साथ ऐसा हुआ, उनका 12% का रेट था, डेट बिकम्स 5%, राइट? हम्म। सो अब उन्होंने बोला कि हम लोग क्या काम करते हैं, या 5% या 22%, एक्चुअली याद नहीं, आई थिंक 5% से 12% हुआ था उनका रेट। तो वो कह रहे हैं वो 28 फरवरी का दिन था,
अब कौन सा 28 था मुझे नहीं पता। तो हम्म 28 फरवरी का तो चेंज हुआ था। तो ही से कि मैं नया रेट ले लूं। मैं बोला नहीं सॉरी, मैं पुराना रेट ले लूं। मैंने बोला हाँ कैसे ले सकते हो, कह रहे क्या रिक्वायरमेंट होती है। मैंने बोला सर ये 3 पॉइंट हैं, इन तीनों में से कोई भी दो डेट आप मुझे पीछे दे दो। हम्म कह रहे ठीक है, मैं इनवॉइस कटवा लेता हूँ। हम्म ठीक है, हम्म रिसीविंग के लिए मैं ई वे बिल कटवा देता हूँ। हम्म अब मैं बोलता हूँ पेमेंट, पेमेंट के लिए मैं चेक दे देता हूँ। बताओ कहीं कोई प्रॉब्लम है? बोला नहीं। लेकिन भाई साहब यहाँ पे रिसिप्ट की बात कर रहा है, सामान तो रिसीव हम्म भाई को हुआ ही नहीं था। ये भी पॉसिबल हम्म है, अगर आप देखोगे इनवॉइस काटना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आज भी बैठ के 31/12 का इनवॉइस काट दूंगा, हाँ पॉसिबल है। और रही बात यस पेमेंट की, तो मैं चेक दे दूंगा 31/12 की, पॉसिबल है। हाँ तो क्या लॉ में बैठे हुए खूब बंदे हैं, उन्होंने देखो क्या जुगाड़ लगाया। कह रहा अगर एक्चुअल रिसीव हो जाता है तो सच में भाई जेन्युइननेस है। अगर मान लो सामान रिसीव हो गया था, इनवॉइस नहीं भी कटा, तो बंदा काट देगा 2 दिन बाद, बैक वेटेड। ठीक है। तो लॉ में हमेशा बोला कि अगर एटलीस्ट दो चीजें होनी चाहिए और जेन्युइन होना चाहिए। तो लोगों ने क्या किया, इसको दिखाना लग गया, उससे क्या बोलते हैं, इनवॉइस पेपर वर्क होता है काट दो, चेक पेपर वर्क हाँ होता है काट दो। लेकिन देखो हाँ लॉ में पेमेंट रिसीव का डेफिनेशन क्या है, बता सकते हो आप लोग? पेमेंट रिसीव की डेफिनेशन क्या सिखाई है आप लोगों को? बुक्स में एंट्री किस दिन हुई है या फिर और एक्चुअल पेमेंट रिसीव। बैंक में पेमेंट रिसीव्ड, विच इज अर्लियर। तो ठीक है, लिया। मैंने चेक काट दिया, तो आप बैंक में एंट्री कर लो 31/12 का पैसा रिसीव हो गया, चाहे पैसे आज हम्म तक ना आया हो। तो लॉ में फिर खेल गया हाँ ना। लेकिन देखो इस सेक्शन के लिए पेमेंट रिसीव होने की डेफिनेशन चेंज है। ओके यस, इस सेक्शन के लिए रिसिप्ट ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन चेंज है। उन्होंने साफ बोला हुआ है कि अगर रेट चेंज होता है, ठीक है, उस केस हम्म में आपको जिस डेट पे आपने चेक काटा है उसके विद इन 3 और 4 डेज के अंदर पेमेंट आ जाना चाहिए। 4 डेज है ना। तो अगर हाँ आपने 31/12 को कोई भी सेल हुई थी और चेक काट दिया, तो 3 जनवरी तक अकाउंट में पैसा आना चाहिए। अदरवाइज फिर दोबारा चलेंगे, 31/12 का इनवॉइस डेट, मूवमेंट हुई नहीं थी, तो मान लो मूवमेंट कब हुई, 10 जनवरी को, हम्म और चेक आज तक नहीं आया, मान लो 9 फरवरी तक। आ जाओ जी नए रेट में। दो माइलस्टोन किधर आ गया, बॉर्डर के इस साइड। तो गवर्नमेंट ने ऐसे लोगों को पकड़ा। तो मेरे से भी क्लाइंट यही बोल रहा था कि सर आप देखो इनवॉइस डेट मैं इनवॉइस कटवा दूंगा, रही बात चेक की डेट तो मैं चेक दे दूंगा। मेरा दोनों इस माइलस्टोन से पहले हो गया, इस डेट से इधर है इस साइड। तो आप मेरे को अगर मेरा ये दोनों दोनों माइलस्टोन इस रोड के इस साइड है, बॉर्डर की इस साइड है, तो मेरा ओल्ड रेट लगा दो 5% वाला। मेरे को क्यों, आप 5% दिला तो मेरे को क्यों 12% कर रहे हो? मैंने बोला भाई इनवॉइस तो तुम कटवा लोगे, आप चेक भी दे दोगे, क्या आपने अपने जो 4 करोड़ की एंट्री घुमाने की बात कर रहे थे, क्या आप पैसा 4 करोड़ दे चुके हो? जी नहीं, मैं तो नहीं दिया। फिर कैसे ले लोगे? हम्म मैं आप लोगों को, या बैंक में रिसिप्ट हो गया है, अगर मैं इसको उसी बात पे कहूं, तो अगर ये तो मैं पे करने पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। अब मान के चलो कि आपने इनवॉइस बंदे ने काट दिया, क्या गुड्स का मूवमेंट हो गया, आपकी फैक्ट्री छोड़ गई, और क्या आपके बैंक में पैसा आ गया? तो ये 3 क्लॉज है, 3 क्लॉज में से दो भी रोड के बॉर्डर के इस साइड हुआ तो न्यू रेट, और बॉर्डर के इस साइड है तो ओल्ड रेट। बोल रहे। क्लियर है? अब आप यस सेक्शन पढ़ लीजिए, सेक्शन 14 रीड कर लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। स्टैंडिंग है। एक बार पढ़ लीजिए फिर मैं पढ़ा देता हूँ आप लोगों को, क्लियर हो ठीक जाएगा, है। पढ़ाने की जरूरत पड़ेगी नहीं बट स्टिल
पढ़ा दूंगा, आप लोग देख लीजिए। बहुत इजी सेक्शन है। अब अच्छा पढ़ाने सर। के बाद इजी है, उससे पहले तो मुझे लग रहा था समझ में नहीं आएगा, बट स्टिल आप लोग बहुत होशियार है, समझ में आ गया। गुड। पढ़िए। चलें, पढ़े आगे। जी सर। एनी डाउट? नो सर। जपलीन, नितेश, प्रीति मैम, प्रियांशु, नो संजीव सर, सर। कोई डाउट? नो सर। पूछ लीजिए अगर कोई डाउट हो तो। देखिए, पहली बात तो ये लॉ का जो मीनिंग होता है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्टेन इन सेक्शन 12 और 13, समझ गए? इसने यहाँ पे हाँ। कह रहा है 12 और 13 में कुछ कह रहा है, उससे में मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि रेट चेंज वाला सेक्शन है। हाँ। वेयर देयर इज अ चेंज इन रेट, ये तो स्पेशल होता है ना। हाँ। रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सेल्फ डिटरमाइन इन द फॉलोइंग मैनर, ये कह रहा है कहीं भी कुछ भी लिखा उससे मतलब नहीं है, अगर रेट चेंज होगा तो ऐसी बात होगी। ठीक हाँ। है। सो देखिए, इन द केस गुड्स और सर्विसेज और बोथ हैव बीन सप्लाइड, मतलब मूवमेंट हो चुका है। हो चुका है। सॉरी। ये रेट चेंज की बॉर्डर है। कह रहे हैं इन द केस गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब सप्लाई हो चुका है, मतलब मूवमेंट हो चुका है, पहुंच चुका है। गुड्स हो हम्म। चुका है, सर्विसेज हो चुकी है, मतलब एक तो यहां पे आ गया, एक माइलस्टोन इधर है। माल ठीक है। कल से कोई हम्म। गुड्स आज मतलब 12 था, और 10 फरवरी 2026 के बाद ये चेंज होकर 5% होने वाला है, तो हम्म। सप्लाई तो हो चुका है। अब क्या कहता है भाई, वेयर द इनवॉइस फॉर द सेम हैज बीन इशूड and the payment is also received after the change in rate of tax. Time of supply shall be the date of receipt of payment or the date of issue of invoices whichever is earlier. दोबारा सुनिए, कह रहा है सप्लाई हो चुका है, एंड वेयर द इनवॉइस
जो इशू किया गया और पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर, मतलब यहां पे रिसीव हुआ इनवॉइस। मान लो सप्लाई उसने कर दिया 8 फरवरी को, इनवॉइस की डेट है भाई 15 फरवरी, पेमेंट आया 19 फरवरी, या मान लेते 31, 1/3, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? 15 फरवरी। और रेट कौन सा लग जाएगा? आफ्टर वाला। यही कहना चाह रहा, दोबारा पढ़ो। वेयर द इनवॉइस ऑफ द सेम हैज बीन इशूड एंड पेमेंट इज ऑल्सो रिसीव्ड आफ्टर द चेंज इन द रेट ऑफ टैक्स, द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट ए था। बी देखिए, फिर से सप्लाई हो चुका है हाँ। क्योंकि हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। इसका बी क्लॉज, वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड प्रायर टू द चेंज, मतलब इन्होंने इनवॉइस यहां पे कर दिया। हम्म। मान लेते हैं सप्लाई डेट क्या है, 8 फरवरी ले लेते हैं, इनवॉइस डेट भी ले लेते हैं 8 फरवरी या 6 फरवरी, जो मन कर ले लो। बट द पेमेंट इज रिसीव आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, पेमेंट कहां है? बॉर्डर के उस पार। बाद में है। ठीक है जी, तो इस केस में क्या हो हाँ। जाएगा? ओल्ड वाला रेट लगेगा। और बीच में ऑल राइट। पढ़ लेते हैं आगे। द टाइम ऑफ सप्लाई शैल बी द डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, मतलब ये। कोई दिक्कत? अब आते नो हैं सब। थर्ड क्लॉज पे। दोबारा से बोल रहा होगा सप्लाई, और। भैया मतलब सप्लाई हो चुका है, तो सप्लाई वाला माइलस्टोन तो मैं ले ही लूं इधर, हम्म। रोड के इस साइड, बॉर्डर के इस पार। वेयर द पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड बिफोर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बिफोर रेट इन, सॉरी चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, बट द इनवॉइस फॉर द सेम इज इशूड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स, मतलब पेमेंट रिसीव हाँ। हो गई है भाई, इनवॉइस इधर है। हाँ। तो देखो टाइम ऑफ हाँ। सप्लाई क्या बोल रहा है, सेल विद द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब ये। ओल्ड रेट। क्लियर है जी? फर्स्ट क्लॉज। यस। नेक्स्ट चलिए। अब ये कह रहे हैं इन द केस गुड्स और सर्विस बोथ हैव बीन सप्लाइड आफ्टर द चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। हाँ। चलो जी आ जाओ, ये बॉर्डर है, ओल्ड, न्यू। ये कह रहा है रेट चेंज कब हुआ है? 9 फरवरी को हुआ है, आज के दिन। हम्म। और सप्लाई कब हुआ है? बाद में, आफ्टर। बाद में। तो बॉर्डर किस साइड ले लेते हैं? अब पढ़ते हैं। Where the payment is received after the change in rate of tax, but invoice has been issued prior to rate of change। भाई इनवॉइस तो इधर हम्म। कर चुके, बॉर्डर के इस साइड, और पेमेंट इस साइड आया, तो क्या हो जाएगा? पेमेंट डेट। न्यू रेट। हम्म। द टाइम ऑफ सप्लाई विद द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। क्लियर है? ये देखो। यस सर। नेक्स्ट, दोबारा से। सप्लाई इस साइड है, हाँ जी। इस साइड। वेयर द इनवॉइस हैज बीन इशूड and payment is received before the change in चेंज इन rate रेट of ऑफ। tax, the time of supply shall be the date of receipt or date in issue of invoice whichever is earlier। मतलब इस केस में बढ़िया। देखोगे कि इनवॉइस भी इशू हो चुका था, पेमेंट भी रिसीव हो चुका था, तो इन्होंने क्या बोला? whichever is earlier। अर्लियर। फिर से दो हम्म। माइलस्टोन अगर इधर है तो ये वाला रेट लग गया। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, वेयर द where इनवॉइस इज the invoice has आफ्टर। been issued after the change in rate but the payment is received before the change। तो देखो जी दोबारा से, थर्ड, अरे यार क्या है थर्ड क्लॉज? सप्लाई हो चुका है, जी। इनवॉइस इन्होंने बोला है कि हम कर चुके हैं, इनवॉइस हैज बीन इशूड आफ्टर द चेंज। रुक जाओ जी, इनवॉइस आ जाओ। हम्म। द बट डेट, पेमेंट हैज बीन देन बिफोर। पेमेंट इज रिसीव बिफोर, तो पेमेंट ऑलरेडी हम्म। इधर रिसीव हो चुका है। तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या बोला इन्होंने देखो,
द टाइम डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस, इट मीन्स ये वाला। हम्म। क्लियर है जी? यस सर। अब पढ़ लीजिए प्रोवाइडेड, दोनों। प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड, यही इंपॉर्टेंट था इसका, क्योंकि लोग चेक काट देते थे ना भाई। हाँ। चेक काट देते, काट दो। प्रोवाइडेड दैट द डेट ऑफ रिसिप्ट shall be the date of credit in the bank account if such credit is bank account is after 4 working days from date of change in rate of tax. For the purpose of this section, the date of receipt of payment shall be the date on which payment is entered in the books of account or the date on which payment is credited is bank account, whichever is earlier. और कह रहा है कि रिसिप्ट पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट इज इन द बैंक अकाउंट आफ्टर 4 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। कह रहा है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है कि रिसिप्ट ऑफ पेमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने बुक में एंट्री मार दी, बुक में एंट्री मार दी और पेमेंट आ रहा है 1 साल के बाद, भाई ये नहीं माना जाएगा। अगर पेमेंट की एंट्री विदिन 4 डेज में आ गई है, चेक काटा, मान लो 31/12 को चेक काटा, जिस दिन डेट चेंज हो रहा था आज के दिन चेक काट दिया, तो भाई चेक काट दिया तो 4 दिन के अंदर पैसा आना भी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं आया तो जब पैसा आएगा तब वो माना जाएगा, और जब पैसा आएगा जब लेगा तो फिर से यही वाला लॉ लगाओ, ये वाला जो जो आपके ये 3 में से 2 सेटिस्फाई करने वाला। क्लियर है? तो सेक्शन 14 आप लोगों का खत्म हो गया है। मैं आप लोगों को दोबारा से थोड़ा सा याद दिला दूं, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 पढ़ चुके हैं। सेक्शन 7 क्या कहता है आपकी? सप्लाई। राइट? सप्लाई का डेफिनेशन बहुत वास्ट था, जो हमने पढ़ा था कि अगर आपका गुड्स है या सर्विसेज है, गुड्स की डेफिनेशन पढ़ाई थी, सर्विसेज की डेफिनेशन पढ़ाई थी। अगर गुड्स और सर्विसेज फॉल करता है तो ही सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद एक और कंडीशन था, कंसिडरेशन होना चाहिए, उसके बाद बाइंग पर्सन होना चाहिए, और इन द कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। याद है आप लोगों को? मैंने यही पढ़ाया था। उसके बाद पढ़ाया था आप लोगों को उसमें क्या बोलते हैं, शेड्यूल वन, जिसमें क्या था, कंसिडरेशन नहीं होगा तो भी कुछ कंडीशंस दिए गए थे, आप लोग पढ़िए जा करके। देन आप लोगों को पढ़ाया था आप लोगों का शेड्यूल टू, जहां पे ये कहा गया था कि जो हम कहेंगे वो माना जाएगा। शेड्यूल टू यही था ना, कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहेंगे वो माना जाएगा। क्यों कहा जाएगा याद है? क्योंकि कुछ कंफ्यूजन था कि भाई रेस्टोरेंट में खाना जाते वालों की टिकट वो सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज है, और बताया सर्विसेज है, क्यों बताया? क्योंकि आज आके आप देखो सेक्शन 12 और 13 टाइम ऑफ सप्लाई बिल्कुल डिफरेंट है दोनों का केस में, इसलिए गवर्नमेंट ने पहले बता दिया था जो हम कहेंगे वो होगा, बात खत्म। ठीक है? तो सर उसके बाद शेड्यूल 2 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थी, वर्क कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड था, आपका टाइटल ऑफ गुड्स से रिलेटेड था कि हायर वाला क्या होता है, सप्लाई गुड्स होगा, सप्लाई सर्विसेज होगा। तो शेड्यूल 2 अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि टाइम सप्लाई दोनों का अलग अलग है, सेक्शन दोनों का अलग। तब तक आपको जब तक ये नहीं पता कि सर्विस है या गुड्स है तो कैसे आप रूल पढ़ोगे, सेक्शन कैसे पढ़ोगे? राइट? उसके बाद हमने पढ़ा था नेगेटिव लिस्ट, जहां पे ये था कि सारी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद भी उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। देन हमने पढ़ा था सेक्शन 8। राइट? देन हमने क्या पढ़ा था? सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या था, किसी को याद है तो बता दो प्लीज, एनीवन? सेक्शन 8, एनीवन? Composite supply and mixed supply. थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। कंपोजिट एंड मिक्स्ड, राइट? किसी को याद है कंपोजिट और मिक्स्ड में क्या सीखा था हमने? एनीवन? जब Princip अनरिलेटेड। इसमें रेट हमने सीखा था कि रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा, याद है? रेट ऑफ हाँ। टैक्स हमने क्या लगेगा, मतलब कंपोजिट केस में और मिक्स केस में। कंपोजिट केस में क्या लगेगा? प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई। yes. और मिक्स्ड में क्या लगेगा? हाई हायर। हाईएस्ट। विच एवर इज हायर। क्लियर है? यस सर। फिर हमने पढ़ा, क्या पढ़ा काजल? सेक्शन 9, लीव नहीं, लेवी। Levy and collection. लेवी एंड कलेक्शन, राइट? हम्म। Right, sir. लेवी एंड कलेक्शन। लेवी मतलब किस पे लगेगा, कौन सी लेवल हम्म। पे लगेगा, याद है? याद है मैंने जी। बोला था कि लेवी मतलब जिस पे जीएसटी लगेगा। रेट क्या बताया था? 20% से ज्यादा नहीं, यही बोला था। कौन कलेक्ट यस। करेगा? कलेक्शन कौन करेगा? टैक्स पेयर।
टैक्स पेयर। और पे किसको करेगा? गवर्नमेंट को। कौन से गुड्स पे नहीं लगेगा? पेट्रोल के जो 5 प्रोडक्ट है उस पे, और लिकर्स पे नहीं लगेगा। याद है? उसके बाद हमने इसी सेक्शन में पढ़ा था, सेक्शन 9(2), 9(3), 9(4), 9(2) तुमने पढ़ लिया। 9(3) और 4 क्या था? RCM। हाँ के एम। क्लियर है? आरसी में जी। यही बता कि जहां पे नॉर्मली कौन पे करता है? जो रिसिपिएंट होता है वो जीएसटी पे करता है। उसके बहुत सारे बताए थे मैंने आपको, जैसे जीटीए बताया था आपको, एडवोकेट्स वगैरह बताए थे, सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल बताया था। ठीक है, डायरेक्टर की सर्विसेज होता है उस पे लगता है आपको, स्पॉन्सरशिप पे लगता है, राइट? तो वो एक फ्रेंड पे भी लगता है। ठीक है, अगर आपका कोई वो जो रेसिडेंशियल डॉलिंग वाला था उस पे भी आरसीएम के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 9(5). सेक्शन 9(5) क्या था, किसी को याद है? इको, ई कॉमर्स ऑपरेटर, जिसपे ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। लाइसेंस करने के लिए, राइट? ओला, उबर, तो ठीक है, फैन होटल्स वगैरह जो है आपका, ओयो होटल्स की जो चैन है वो हो गया, उसका सॉरी, जोमेटो, स्विगी, ये सारी चीजें जो क्या है वो ई कॉमर्स ऑपरेटर है। तो जो भी बंदा उस पर रजिस्टर होकर के, अगर आप उस पर रजिस्टर होकर के अपना बिजनेस करेगा, ओला, सॉरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह, तो किसकी लायबिलिटी है टैक्स पे करने की? उनकी भी है, राइट? हम्म। देन हमने पढ़ा सेक्शन 10। क्या था सेक्शन 10, कोई बताएगा? कंपोजिशन। अपोजिशन लेवी। कंपोजिशन लेवी क्या था? स्मॉल टैक्स पेयर को गवर्नमेंट ने राहत दी है कि अगर आप कंपोजिशन ऑप्ट करते हो, कब तक है कंपोजिशन? 1 करोड़ 50 लाख तक। मैंने क्लास में ये अच्छा। बोला था कि होपफुली ये रेट, ये क्या बोलते हैं, इंक्रीज हो जाएगा, बट ऐसा कुछ आया नहीं है। ठीक है, सर्विस में 50 लाख था, जिसमें ये बोला गया था कि अगर मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर हो तो आपको 1% टैक्स पे करके नक्की पाओ, अगर आप रेस्टोरेंट वाले हो तो 5% का। क्लियर है? बट उसके बहुत सारे कंडीशंस है कि आप इंटर सप्लाई नहीं करोगे, इंट्रा ही करोगे, आईटी से आपको नहीं मिलेगा, आप टैक्स इनवॉइस बिल ऑफ सप्लाई इशू करोगे, और आप इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं नहीं लोगे। ले सकते। एक और इंपॉर्टेंट था कि अगर सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो 10% ऑफ सर्विस तक आप सप्लाई ऑफ सर्विस कर सकते हो। ठीक है, देन हमने सप्लाई ऑफ सर्विस में पढ़ा कि रेट क्या लगेगा। सर्विस के केस में कितना था? 50 लाख का टर्नओवर था, और 3%, मतलब 3 और 3 6% पे करके नक्की पाओ। क्लियर था? फिर हमने पढ़ा सेक्शन 11। सेक्शन 11 क्या कहता है? एग्जेम्प्ट सप्लाई। क्या कहता है? एग्जेम्प्टेड सप्लाई। एग्जेम्प्ट सप्लाई। याद है आप लोगों को? बहुत सारे लिस्ट पढ़ाए थे मैंने। सेक्शन हाँ। 11 जो कि जीएसटी के परव्यू में है, जीएसटी के गोला में है, जीएसटी के वर्ल्ड में है, जीएसटी की यूनिवर्स में है, लेकिन आपके जो पेट्रोल वगैरह है ना, वो तो जीएसटी के यूनिवर्स में ही नहीं है। बाकी वो यूनिवर्स से बाहर है, पेट्रोल के 5 प्रोडक्ट। लेकिन बाकी जो सेक्शन 11 में बताए थे वो सारे जीएसटी के यूनिवर्स में है, बट गवर्नमेंट ने हम्म। उसको क्या कर रखा है? एग्जेम्प्ट किया हुआ है। एग्जेम्प्ट। उसमें मैंने आपको गुड्स की लिस्ट भी दी हुई है, और पढ़ाया भी है, और सप्लाई सर्विसेज की भी लिस्ट दी हुई है, और पढ़ाया भी है। ठीक है, देन हमने पढ़ा सेक्शन 12, सेक्शन 13 और सेक्शन 14। अब इनकम। हम चलते हैं सेक्शन 9 की तरफ। सेक्शन 9 में पहले पहला क्लॉज पढ़िए फटाफट। सेक्शन 9 का पहला क्लॉज पढ़िए। सेक्शन 9 में क्या बोला था? पढ़िए जरा। सेक्शन 9 में ये बोला था कि आपके गुड्स पे या सर्विसेज पे टैक्स लगेगा। कितना लगेगा? 20% से ज्यादा नहीं लगेगा। और वैल्यू एज डिटरमाइन इन सेक्शन 15। सब सेक्शन। सेक्शन 15 में जो वैल्यू डिटरमाइन की गई है उसी के ऊपर हम टैक्स लगाएंगे। क्लियर है? हम्म। तो अब हम चलते हैं सेक्शन 15 की तरफ। उससे पहले आप लोग रीज्वाइन कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग 10 से 5 मिनट खत्म हो जाएगा, तो बीच में फिर थोड़ा सा मजा नहीं आता। तो एक काम कीजिए, फटाफट आप लोग मीटिंग ज्वाइन कीजिए। जी सर। कहाँ गया ये मीटिंग वाला कॉलम? ये रहे।
हम्म